है। तो अपन चैप्टर जो स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा टिपिकल माना जाता है कि ये चैप्टर बहुत टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आराम से अपन इसको समझते हुए चलेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखो, प्रमुख रूप से यदि बात करें इंट्रोडक्शन की, इस लेसन के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो खनिज जो होते हैं, खनिज जो होते हैं प्रमुख रूप से, खनिज एक विशेष रूप से भौतिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक पदार्थ होता है। खनिज जो होते हैं प्रमुख रूप से भौतिक पदार्थ होते हैं। और इन भौतिक पदार्थों में बात करें तो प्रमुख रूप से इनको कहाँ से निकाला जाता है? खानों से निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है, खानों से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल उदाहरण की बात कर ले, खनिजों के उदाहरण की बात कर ले, तो इसमें देखो अपन शामिल किया जा सकता है कोयला, पेट्रोलियम, सॉरी पेट्रोलियम को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे तो ये भी औषधि से औषधि चट्टानों से खोदकर निकाला जाता है, लेकिन इसमें खान से जो बात करें, माइन से जो बात करें, उसकी बात करें, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है। चूना पत्थर हो गया, जस्ता हो गया, इनको प्रमुख रूप से इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। तांबा हो गया, प्रमुख रूप से इनको इसमें शामिल किया जाता है। भौतिक पदार्थ, खनिज होते हैं भौतिक पदार्थ होते हैं, लेकिन इनको खान से खोदकर निकाला जाता है। उदाहरण की बात अपन ने कर ली है, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया। अब ये जो खनिज होते हैं अपन को क्या है, प्रकृति से अनेक रूपों में प्राप्त होते हैं। मतलब प्रकृति या पृथ्वी से अनेक रूपों में, मतलब रूप इनके बहुत सारे होते हैं, अनेक रूपों में अपन को ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सिंपल रूप से देख रहे हैं अपन, कोई टिपिकल चीज नहीं है। ठीक है। तो ये प्रकृति या पृथ्वी से अनेक रूपों में अपन को खनिज प्राप्त होते हैं। क्या बात की अपन ने, सिंपल रूप से अपन ने बात की कि खनिज और ऊर्जा संसाधन अपने इस चैप्टर का नाम है। ठीक है। वही बात कर रहे हैं कि खनिज जो होते हैं भौतिक पदार्थों का क्या होता है, भौतिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। खनिज प्रमुख रूप से, और ये खान से खोदकर अपने यहाँ पे निकाले जाते हैं। वहीं आगे बात करें, उदाहरणों की बात की अपन ने, कोयला, चूना पत्थर, दस्ता, तांबा जो है ये खान से, माइन से खोदकर निकाला जाता है। वहीं बात करें, ये जो खनिज होते हैं अपन को प्रकृति या पृथ्वी से अनेक रूपों में मिलते हैं, अनेक रूपों में प्राप्त होते हैं। यदि खनिजों की मुख्यतः बात करें, खनिजों की अपन मुख्यतः बात करें, तो ये क्या होता है, एक विशेष खनिज, यदि एक भी कोई खनिज है, एक खनिज भी जो है विशेष जो होता है, वो तत्वों का योग होता है। विभिन्न प्रकार के जो तत्व होता है उनका क्या होता है, योग होता है। ठीक है। तत्वों का योग होता है। अब साथ के साथ याद करें, ये तत्व क्या बताते हैं, ये तत्व बताते हैं उस समय की, किस समय की, जिस समय इनका निर्माण हुआ है, उस समय की, जिस समय इनका निर्माण हुआ है उनकी बात बताता है, उनके समय की, उस समय की भौतिक, भौतिक और प्लस रासायनिक, भौतिक प्लस रासायनिक विशेषता है, वहाँ की जो परिस्थितियां है, किन परिस्थितियों में इनका निर्माण हुआ है, किन परिस्थितियों में इनका निर्माण हुआ है, वो क्या बताता है, इनकी विशेषताओं को बताता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं अपन, अपन कह रहे हैं कि एक खनिज जो होता है विशेष, एक विशेष खनिज जो तत्वों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है। वही बात करिए, तत्वों का योग उस समय की, उस समय की भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों की विशेषताएं बताता है, जो उस समय की, जो इनका निर्माण हुआ था उसके समय की क्या विशेषताएं बताता है। ये प्रमुख रूप से अपन को खनिज का इंट्रोडक्शन, यदि एक नंबर में पूछ ले तो एक नंबर में अपन को ये वाली चीजें लिखनी है कि खनिज जो होता है तत्वों का योग होता है, और तथा उस समय की रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं की, परिस्थितियों की विशेषताएं बताता है। और यदि दो नंबर में पूछ ले तो यहाँ से लेकर अपन को कंप्लीटली जो है अपन ने जो बताया है ये लिखना होता है। अब यदि टॉपिक की बात करें तो अपना जो टॉपिक है वो है खनिजों की प्राप्ति। कि मतलब खनिज जो होते हैं अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन सेलों से प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। खनिजों की प्राप्ति की बात करें तो इनके लिए जो अयस्क रूप से प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है, किस चीज का, अयस्क का, अयस्क का उपयोग में लिया जाता है, अयस्क। ठीक है। अयस्कों का प्रमुख रूप से खनिज जो है अयस्कों के लिए योग में निकाला जाता है। और तत्वों का मिश्रण होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, तत्वों का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से इसके लिए अयस्क शब्द का प्रयोग में लिया जाता है, अयस्क शब्द का प्रयोग में लिया जाता है। खनिजों की प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो खनिज जो होते हैं अपन को अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है, और इसके लिए अयस्क शब्द का प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। ये है। और खनिजों की प्राप्ति की बात करें, प्रमुख रूप से खनिजों की प्राप्ति की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की सेलों में प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सेल होते हैं उनमें प्राप्त होते हैं। तो खनिज
कि प्रमुख रूप से खनिजों की प्राप्ति की बात करें, खनिजों की प्राप्ति अपन को कहाँ से सेल प्राप्त होती है? सेलों से। सेलों का मतलब क्या हुआ? चट्टाने। चट्टानों से इनकी प्राप्ति होती है। यदि खनिजों में सेलों की चट्टानों से प्राप्त होती है। अब ये कौन सी चट्टानों का प्रमुख रूप से बात करते हैं, तो इसमें आग्नेय और प्लस कायांतरित चट्टानों से खनिज की उपलब्धता, खनिज की प्राप्ति। अब कायांतरित और आग्नेय और कायांतरित जो चट्टान है, इनमें खनिजों की प्राप्ति कैसे होती है? यदि बात करें कायांतरित आग्नेय चट्टानों में दरारों, ब्रंशों तथा जोड़ों से प्रमुख रूप से खनिजों की प्राप्ति होती है। यदि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की बात करें तो दरारों, दंशों और जोड़ों से प्रमुख रूप से खनिजों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ बात करें, यदि छोटे जमाव की बात करें, जो छोटे जो जमाव होते हैं खनिज के छोटे जमाव, ये अपन को सिराओं के रूप में मिलते हैं। सिराओं कैसे? सिराओं के रूप में प्राप्त होते हैं। सिराओं का मतलब हो गया एक स्तंभ के रूप में जो है छोटे जमाव के खनिज अपन को प्राप्त होते हैं। वहीं बात करें बड़े जमाव, बड़े जो बृहद जमाव होते हैं, बृहद जमाव जो होते हैं, ये अपन को परतों के रूप में खनिजों की प्राप्ति होती है। परतों के रूप में खनिजों की प्रमुख रूप से प्राप्ति होती है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों की जो उपलब्धता होती है, ये दरारों, ब्रंशों और जोड़ों से प्राप्त होती है। साथ के साथ बात करें छोटे जमाव जो होते हैं वो सिराओं के रूप में, और वृहद जमाव जो होते हैं परतों के रूप में अपन के खनिजों की प्राप्ति होती है। यदि दूसरे पॉइंट की बात करें तो अवसादी चट्टानों से खनिजों की प्राप्ति, अवसादी चट्टानों से खनिजों की प्राप्ति, खनिजों की प्राप्ति, खनिजों की प्राप्ति, खनिजों की प्राप्ति की बात करें अवसादी चट्टानों से खनिजों की प्राप्ति, खनिजों की जो प्राप्ति होती है ये होती है अपने परतों के रूप में। परत जो होते हैं उनके रूप में खनिजों की प्राप्ति अपन को प्रमुख रूप से होती है। अब इसमें क्या होता है, जो क्षैतिज जो परत होती है, क्षैतिज जो परत होती है, इसमें होते हैं संचयन, निक्षेपण और जमाव। संचयन, निक्षेपण और जमाव से प्रमुख रूप से, जमाव जो होता है प्रमुख रूप से, इनमें अवसादी चट्टानों में इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं अपन कह रहे हैं कि अवसादी चट्टानों में खनिजों की प्राप्ति कैसी होती है? कि परतों के रूप में होती है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि क्षैतिज परतों में, क्षैतिज जो परत होती है उसमें संचयन होता है, निक्षेपण होता है, जमा होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी निकल रही है। अब इस पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकल रही है, तो अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही है, अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही है वो निक्षेपण करेगी, और इन निक्षेपण में ही प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसी की बात अपन ने प्रमुख रूप से इसमें की है। अब अवसादी ही चट्टानों में एक प्रकार के खनिज और पाए जाते हैं। दूसरे श्रेणी के खनिज के जो चट्टान पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है सोडियम। दूसरी श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। सोडियम, नमक हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, और पोटास हो गया। ये प्रमुख रूप से दूसरी श्रेणी में पाए जाते हैं। लेकिन ये खनिज जो होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो शुष्क होते हैं। शुष्क वाली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः बात करें शुष्क खनिजों में, जहां पे वाष्पीकरण हो जाता है, उसके बाद में इस प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। सोडियम हो गया, नमक हो गया, जिप्सम हो गया, पोटास हो गया। तो शुष्क क्षेत्रों में यदि उनका वाष्पीकरण हो जाता है तो प्रमुख रूप से अवसादी चट्टानों में इस प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। यदि वही तीसरे पॉइंट की बात करें, अवसादी चट्टानों के बाद में तीसरे पॉइंट की अपन की बात करें, तो तीसरे में बात करें तो चट्टानों के अपगठन के कारण, चट्टानों के अपगठन के कारण जो है खनिजों की प्राप्ति होती है। अपगठन के कारण कैसे? यदि ऐसे मान लो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकल के आ रही है, और नदी निकल के आ रही है और ये अपने साथ यहाँ पे एक प्रकार की कोई चट्टान है। अब यहाँ चट्टान से, इस चट्टान से जो चट्टान थी वो तो अपर्दन के माध्यम से, अपर्दन के माध्यम से इसके साथ जो जल के साथ घुलकर निकल जाएगी। लेकिन जो चट्टान अवशिष्ट रह जाएगी, अवशिष्ट रह जाएगी, जो चट्टान अवशिष्ट रह जाएगी, उस चट्टान, वह होगी अयस्क वाली चट्टान। कौन सी चट्टान होगी? अयस्क वाली चट्टान होगी। तो इस प्रकार से खनिजों की जो प्राप्ति होती है चट्टानों के अपगठन के कारण होती है। चट्टानों के अपगठन के कारण प्रमुख रूप से इस प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। वही बात करें पर्वतों के आधार,
एवं घाटी तल के आधार पर, घाटी तल के आधार पर खनिजों की प्राप्ति। अब पर्वतों के आधार, घाटी तल के आधार पर खनिजों की प्राप्ति कैसे होती है? घाटी तल तथा पर्वतों के आधार पर खनिजों की प्राप्ति की बात करें तो प्रमुख रूप से, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या सीन है कि कोई जल है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है और वहां से कोई नदी निकल के आ रही है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस नदी में घर्षित नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते हैं, घर्षित नहीं हो पाते हैं, घुलनशील नहीं हो पाते हैं कुछ पदार्थ, वो पदार्थ होते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्रमुख रूप से ये खनिज पाए जाते हैं। कैसे कि पर्वतों के आधार, पर्वत से कोई नदी निकल गई, ठीक है, और घाटी तल में पहुंच गई। अब कुछ खनिज जो होते हैं वो तो घुल जाते हैं, लेकिन कुछ खनिज जो होते हैं वो जल से घर्षित नहीं हो पाते, जल से घर्षित नहीं हो पाते हैं तो वो प्राप्त होते हैं अपन को, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। इस प्रकार के जो सोना, चांदी, जो प्लेटिनम जो होते हैं, इनको कहा जाता है प्लेसर निक्षेप। क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप कहा जाता है इनको, प्लेसर निक्षेप प्रमुख रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे थे खनिजों की प्राप्ति की बात कर रहे थे, जिसमें फोर्थ पॉइंट देख रहे थे पर्वतों के आधार एवं घाटी तल के आधार पर। अब इसमें क्या सीन होता है, इसमें किसी भी पर्वत से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, अब उस पर्वत से जो नदी निकल रही है वो अपने साथ बहुत सारे खनिज लेके आ रही है। अब खनिज लेके आ रही है, बहुत सारे खनिज लेके आ रही है, तो वो जल से, जो खनिज जल से घर्षित नहीं हो पाते हैं वो खनिज होते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन प्रमुख रूप से ये होते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप। पर्वतों का आधार होता है इसमें और घाटी तल में जाकर इस प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। अपन को खनिजों की इसमें प्राप्ति हो गई। अब बाद में बात करें, एक लास्ट पॉइंट जो है खनिजों की प्राप्ति में, महासागरीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय क्षेत्र में खनिजों की प्राप्ति की बात करें तो इसमें बहुत सारे महासागरों में खनिज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी नदियां होती है वो अपना जल कहाँ कहाँ जाके गिराती है? महासागरीय क्षेत्रों में जाके गिराती है। तो यहाँ पर महासागरीय क्षेत्रों में अथाह भंडार पाए जाते हैं, खनिजों के अथाह भंडार पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, वहीं आगे बात करें अपन, बंद करो। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? अपन ने खनिज का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा और खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन सेलों से प्राप्त होते हैं, उसके 5 पॉइंट देखे। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक एक और चलता है, वो होता है रेट होल। देखो रेट होल क्या होता है, प्रमुख रूप से रेट होल की बात करें तो रेट होल देखो क्या होता है, अपना भारत है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य होते हैं, भारत जो होते हैं इसके उत्तरी पूर्वी राज्य होते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी जो राज्य है अपने, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनको उत्तरी पूर्वी राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या होता है, जितनी भी प्रकार की जो जनजातियां रहती है, जनजातियां रहती है, उन पर जो स्वामित्व होता है, जनजातियां जो होती है, इन यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे खनिज जो पाए जाते हैं, खनिजों का जो स्वामित्व होता है, वो खनिजों का स्वामित्व होता है, खनिजों का स्वामित्व होता है किनका? जनजातियों का। यानी व्यक्तिगत होता है या फिर व्यक्तिगत होता है या फिर सामुदायिक होता है। क्या बात कर रहे हैं अपन रेट होल के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रेट होल की बात कर रहे हैं कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें जो जनजातियां वहां की जो निवास करती है, तो उन पे जो स्वामित्व होता है खनिजों का, वो व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक होता है। तो अपन रेटोल की बात कर रहे हैं कि रेटोल जो है भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी की तरफ जो राज्य है, वहां पे जितनी भी जो जनजातियां रहती है, तो वहां पे जो खनिजों का स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत या सामुदायिक में से कुछ होता है। ठीक है, वो रेट होल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। साथ के साथ बात करें तो रेट होल किसे कहते हैं कि मेघालय जो राज्य है, मेघालय राज्य में 2 क्षेत्र है, एक तो जोवाई, दो क्षेत्र है, जोवाई एवं दूसरा है चेरापूंजी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है उसका खनन एक परिवार के द्वारा किया जाता है, खनन एक परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये जो खनन, कोयला वाली जो खनन है, यहाँ पे जो माइंस है, ये संकीर्ण संकीर्ण और लंबी सुरंग। यदि 2 नंबर में पूछ ले तो आप लोगों को पूरा लिखना है कि उत्तरी पूर्वी, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो खनिजों का स्वामित्व, कुछ अधिकांश जनजातियां जो है उनका खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या सामुदायिक होता है। साथ ही साथ बात करें कि मेघालय में
जो हवाई और चौरापुंजी क्षेत्र में कोयले का खनन एक परिवार के द्वारा एक संकीर्ण और लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेट होल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें? तो ठीक है, यहाँ तक अपन ने ये देख लिया रेट होल क्या होता है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में यहाँ पर है प्रमुख रूप से रेट होल। अब इसके साथ के साथ बात करें ये रेट होल, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने खनिजों का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, खनिज किन सेलों में पाया जाता है वो चीज देख लिया अपन ने। खनिजों के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, खनिज किन सेलों में पाया जाता है वो देख लिया अपन ने, ठीक है। और अपन ने रेट होल के बारे में जानकारी ले ली। अब उसके साथ के साथ बात करें तो खनिजों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। खनिजों का जो वर्गीकरण, खनिजों का जो वर्गीकरण है उसके साथ बात करें तो खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा होता है? धात्विक खनिज। पहला है धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा संसाधन। जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा संसाधन होते हैं, ठीक है। तो खनिजों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो खनिजों के वर्गीकरण में खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन। यदि इसकी धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लौह, दूसरा है अलोह, तीसरा है बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो लोहा में किसको शामिल करेंगे अपन? तुम लोगों के सिलेबस में कौन कौन सा है? एक तो लोहा अयस्क एक तो लोहा अयस्क और एक है मैग्नीज। मैग्नीज को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। वहीं आगे बात करें अलोहे में, अलोहे में बात करें तो तांबा, बॉक्साइट को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। ये तुम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन कि तांबा और बॉक्साइट को इसमें अलोहा में शामिल किया गया है। वहीं बहुमूल्य पत्थर में बात करें तो सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम को शामिल किया जाता है, ठीक है। अपन ने क्या देखा है? अपन ने खनिजों के वर्गीकरण की बात की है कि पहला खनिज धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक है, तीसरा ऊर्जा संसाधन है। धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं, लोहा, अलोह, बहुमूल्य पत्थर। लोहे में 2 प्रकार के देखे हैं, लोहा अयस्क, मैग्नीज, और अलोहे में देखा है तांबा, बॉक्साइट, बहुमूल्य पत्थर में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। वही बात करें, इसकी बात करें तो अधात्विक खनिजों में शामिल किया जाता है, वो शामिल किया जाता है अभ्रक, नमक हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। नमक हो गया, पोटास हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, संगमरमर हो गया। इनको श्रेणी में शामिल किया जाता है। अधात्विक खनिजों में इनको प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। वहीं आगे बात करें अपन ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन में जो शामिल किया जाता है, ऊर्जा संसाधन में जो शामिल किया जाता है मुख्यतः वो शामिल किया जाता है किनको? एक तो कोयला, एक पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस। इनको प्रमुख रूप से इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। अपन ने प्रकार देखे हैं, वर्गीकरण देखा है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वहीं बात करें अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटास, बलुआ पत्थर, संगमरमर को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। वहीं बहुमूल्य पत्थर में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम को शामिल किया जाता है। लोहे में बात करें तो तांबा, बॉक्साइट को शामिल किया जाता है। लोहे में बात करें तो लोहा अयस्क और मैग्नीज को प्रमुख रूप से इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब वहीं साथ के साथ बात करें कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या होता है। अब धात्विक खनिज अधात्विक खनिजों में अंतर अंतर की बात करें तो धात्विक खनिज, देखो हमेशा याद रखना, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में अंतर पूछ ले, यदि तुम लोगों को यहाँ पे भी एग्जाम में करना हो तो भी अंतर ऐसे ही करना है, और एग्जाम में लिखना हो तब भी अंतर ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। तो धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु की प्रधानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। और वह खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं तो उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अंतर की बात कर रहे हैं धात्विक और अधात्विक में। पहला अंतर देखा है कि धातु जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु के अंश की प्रधानता पाई जाती है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जिसमें धातु के अंश की प्रधानता नहीं पाई जाती उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। वहीं बात करें दूसरे की,
यदि इसमें एग्जाम्पल शामिल कर लेंगे अपन, लोहा एस को शामिल कर लेंगे, ठीक है। उदाहरण की बात कर रहे हैं कि उदाहरण इसमें धातु खनिज में किन किन को शामिल किया जा सकता है, लोहा एस को शामिल कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैग्नीज को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीज को शामिल कर लिया। जितने भी एग्जाम्पल जो अपन ने लिए, तांबा, बॉक्साइट, जो सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, इनको प्रमुख रूप से धातु खनिज में शामिल किया जाता है। वहीं बात करें अभ्रक नमक हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, नमक हो गया, पोटास हो गया, और संगमरमर हो गया, संगमरमर हो गया, और बलुआ पत्थर हो गया, इनको प्रमुख रूप से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, बलुआ पत्थर हो गया, इनको प्रमुख रूप से किस श्रेणी में शामिल किया जा रहा है, अधात्विक खनिजों में शामिल किया जाता है। वहीं आगे बात करें, धात्विक खनिज जो होते हैं, ताप प्लस विद्युत, ताप प्लस विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं। ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। वहीं अधात्विक की बात करें तो ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। अंतर की बात कर रहे हैं, पहला अंतर देखा है, जिन जिन खनिजों में धातु की प्रधानता होती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिन खनिजों में धातु की प्रधानता नहीं होती वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। मैग्नीज हो गया, लोहा एस हो गया, ये धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वही बात करें अधात्विक खनिजों में अभ्रक, नमक, पोटाश, संगमरमर, बलुआ पत्थर, और देखें तो चूना पत्थर, इनको प्रमुख रूप से इसमें शामिल किया जाता है। धात्विक खनिजों में तीसरा अंतर देख रहे हैं कि ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज ताप और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। वहीं आगे बात करें, धात्विक जो खनिज होते हैं ये मिलते हैं किस चट्टानों में, आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें यहाँ पर मिलते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं, ठीक है। अपन ने क्या बात की कि आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज मिलते हैं और अधात्विक खनिज जो होते हैं वो अवसादी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। चार अंतर ये देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें कि ये जो परिष्करण, इन्हें परिष्करण किया जा सकता है, इनको उपयोग करने से पहले परिष्करण किया जाता है, इनको कोई परिष्करण करने की आवश्यकता नहीं होती। परिष्करण करने का मतलब क्या हुआ, शुद्ध किया जाता है, ठीक है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में धात्विक खनिजों को उपयोग में लिया जाता है। धात्विक खनिजों में ऐसा कोई कार्य नहीं है, परिष्करण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रमुख रूप से अपन ने धात्विक और अधात्विक में अंतर नोट किए हैं, ठीक है। कि पहला अंतर, धातु की प्रधानता होनी चाहिए, इसमें धातु की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बात करें धात्विक खनिज में लोहा अयस्क मैग्नीज को शामिल किया जाता है। वही साथ के साथ बात करें अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटाश, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ठीक है, इनको श्रेणी में प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। अधात्विक खनिज की बात करें तो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, जबकि अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। वहीं बात करें धात्विक खनिजों को परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और अधात्विक खनिजों को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। एक लास्ट अंतर अपन देख के और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो इसमें लास्ट अंतर है कि इनका पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, गलाकर वापस से इसका वापस से उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन इनका सिर्फ सिर्फ एक ही बार उपयोग में लिया जाता है, एक ही बार उपयोग में लिया जाता है इस प्रकार के खनिजों को, ठीक है। यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अब बाकी नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।